नमस्कार। लाउड इंडिया और चौथी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के बारे में फिर बातचीत करेंगे और साप्ताहिक बातचीत करेंगे, क्योंकि हर राज्य में एक सप्ताह में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं और राजस्थान देश का महत्वपूर्ण राज्य है। इसलिए महत्वपूर्ण राज्य है, इसलिए नहीं कि वहां पर अशोक गहलोत या सचिन पायलट या वसुंधरा राजे या महामहिम इनकी वजह से वो महत्व का हुआ है। महत्व इसलिए है कि राजस्थान में एक तो बीमारी बहुत ज्यादा बुरी तरह फैल रही है, दूसरे देश के जितने पूंजीपति हैं, ज्यादा बड़े पैसे वाले, उनका एक बड़ा हिस्सा राजस्थान से आता है। वो लोग देश में क्या कर रहे हैं, इसका भी मुझे लगता है एक लेखा जोखा लेना चाहिए। वो लेखा जोखा हम अगले हफ्ते से लेना शुरू करेंगे और अनुरोध करेंगे छाबड़ा जी से कि एक एक पूंजीपति का नाम लेकर के जो राजस्थान से बाहर गए हैं और जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने राजस्थान में क्या निभाई ये सवाल दूसरा है, लेकिन उन्होंने देश में क्या भूमिका निभाई ये जानना जानकारी से भरा होगा। छाबड़ा जी, आपका स्वागत है। इन दिनों में जब आप अभी हैं और जिस जिस समस्या को आप शुरू से उठाते रहे हैं, कोरोना, अब तो सरकार, पहला सवाल, क्या सरकार ने काम करना शुरू कर दिया? सरकार काम कर रही है, और अगर कर रही है तो पहली उसकी दृष्टि कोरोना पे गई या नहीं गई? अस्पतालों में उसने देखभाल शुरू की या नहीं की? प्रशासन तो अपनी तरह से कर रहा है, पर सरकार जब तक नहीं साधन मुहैया कराएगी तो कैसे लोग काम करेंगे? देखिए, पिछले एक सप्ताह में राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम तो बहुत तेजी से घुमा है। तो पहले हम कोरोना हम्म। की बात कर लेते हैं। कोरोना हम्म। का इस समय राजस्थान में पीक है, और पीक भी हो सकता है हम्म। इसलिए भी आगे पीक हो क्योंकि जयपुर में पिछले 8 दिन से 200 से ऊपर, पिछले 3 दिन से 250 पॉजिटिव, 240 पॉजिटिव, जोधपुर में, अलवर में, कोटा में। मतलब पूरा इस टाइम जो पिछले 4 महीने में जो फिगर नहीं आया, या जो स्थिति की से ज़्यादा गंभीर स्थिति आज की तारीख में है, और 6 शहरों में 200 से ज़्यादा पॉजिटिव केस रोज आ रहे हैं। जहाँ तक सरकार की बात है, तो आपको याद होगा विधानसभा का सत्र बुलाया गया था, तब ये कहा गया था कि उसमें कोरोना पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि ये जो विधानसभा का सत्र हुआ वो 11 दिन का सत्र था, उसमें खाली 3 दिन बैठक हुई, और 3 दिन में पहला दिन तो चला गया विश्वास प्रस्ताव पारित कराने में, जो भी है। हम्म। उसकी हम्म। अगले दिन कोरोना पर चर्चा हुई, उसमें भी 5-6 घंटे के विधानसभा के कार्यवाही के दौरान में 3 बार सत्र स्थगित हुआ। तो जो कोरोना पर चर्चा हुई वो केवल औपचारिकता रही, और उसमें कोई महत्वपूर्ण निकल के नहीं आया। न सदस्यगण अपनी बात कर सके, न जनता को उससे राहत मिली कि हाँ, हमारी बातों पर या कोरोना पर सरकार गंभीर नजर आ रही है। और उसके बाद में कोरोना को लगभग सरकार भूल गई है वापस, वो दूसरे राजनीतिक कामों में लग रही है। भी कोरोना पर कोई ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार गंभीर हो। लेकिन हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने अखबारों में बयान जारी किया कि कोरोना के प्रति सरकार गंभीरता अपनाए, इसको पूरी गंभीरता से ले। लेकिन आज की तारीख में सरकार की सक्रियता या गंभीरता जो शुरू के 4 महीनों में हुई थी, जैसा मैं बार बार कहता रहा हूँ कि शुरू के 4 महीनों में सरकार जिस तरह से कोरोना के प्रति गंभीर थी, जो अच्छा शानदार काम किया, वो पिछले 1.5 महीने में सारी राजनीतिक संकट में से जूझती रही, कोरोना का उसने ख्याल छोड़ दिया। और आज भी वो कोरोना से उतनी गंभीर नहीं है जितनी होनी चाहिए, और जितनी विस्फोटक हम्म। स्थिति राजस्थान में हो रही है। 6 शहरों में रात का कर्फ्यू स्थानीय स्तर पर कलेक्टर ने लगाया है, और कई जगह पर शनिवार बुधवार को भी बंद किया है। राजधानी जयपुर में हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद रहते हैं और सारी सरकार भी यहाँ मौजूद है, लेकिन यहाँ स्थिति अभी नियंत्रण के बाहर है, और किसी भी समय बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है। एक तो कुछ बीच में आवाज आ रही है, मेरा ख्याल है इंटरनेट के कनेक्शन की ये समस्या है। पर छाबड़ा जी, ये बताएं कि महामहिम इस कोरोना वाले सवाल पर जो अखबारों को बुला के अब वो इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू तो पहले भी दे रहे थे, वो उनके दिमाग में क्या है? क्यों? वो तो संवैधानिक प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री को बुला करके कह सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो, और मुख्यमंत्री को वो करना पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल के जनता से जुड़े सवालों के ऊपर निर्देश को मुख्यमंत्री अगर नहीं मानेगा तो राज्यपाल
उसको लेकर के कोई भी जो जो सिचुएशन राजस्थान की है वो रिपोर्ट भेज सकते हैं या रुख ले सकते हैं? नहीं, अखबारों को बुला के उन्होंने नहीं कहा। उनका तो रोज एक प्रेस नोट जारी होता है, उसमें एक प्रेस नोट 3 दिन पहले जारी हुआ था, उसमें कोरोना को लेकर के उन्होंने काफी चिंता जताई थी। और इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया भी है और सरकार को ताकीद भी किया है कि उसके प्रति गंभीरता अपनाए, लेकिन सरकार की गंभीरता नजर आ नहीं रही। जो सरकार पहले कोरोना के प्रति सक्रिय थी, रोज मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करते थे, रोज बैठकें लेते थे, वो अब ज्यादा पॉलिटिकल काम में व्यस्त हो गए हैं, अपने एमएलए से मिलने में व्यस्त हो गए हैं। और अगर सरकारी काम भी कर रहे हैं तो कोरोना के अलग हट करके जो दूसरे काम है वो किए जा रहे हैं। कोरोना के प्रति सरकार की गंभीरता उतनी नजर नहीं आ रही। इसको तो मित्र ये मान सकते हैं हम लोग कि भारत सरकार का जो रुख कोरोना को लेकर के है, क्योंकि भारत सरकार भी कोरोना को लेकर के कुछ भी चिंतित न नजर आ रही है, न वो उसका सामना करने का उसके पास कोई नई योजना है भारत सरकार के पास भी। और देश के जितने लोग हैं वो इस परेशानी में हैं कि ये जिस देखिए अब 30 लाख से ज्यादा देश में संख्या हो गई कोरोना संक्रमित की, और सरकार अभी तक खामोश है। आज उत्तर प्रदेश की खबर आई है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वहां हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा है कि आपके पास कोरोना का मुकाबला करने का एक्शन प्लान क्या है, और साथ में उन्होंने सुझाव दिया है कि आप पूरा लॉकडाउन प्रदेश में कीजिए। ये हाई कोर्ट का मैं की सलाह बता रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार को आज, और निर्देश ये है कि उनको एक्शन प्लान सरकार दे। तो जब केंद्र और बाकी राज्य इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये संभावना नहीं कि अशोक गहलोत ने भी सोचा हो कि मुझे सोचने की क्या जरूरत है, जब प्रधानमंत्री सोचेंगे, जब अड़ोस पड़ोस के मुख्यमंत्री सोचेंगे तब हम सोचेंगे, अभी सोचने की क्या जरूरत है, अभी तो भाग्य के भरोसे जनता को छोड़ दो, जो जिंदा रहेंगे उनको देखेंगे, जो चले जाएंगे वो चले जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल राजस्थान में भी यही स्थिति है। राजस्थान में भी सरकार ने भगवान भरोसे पब्लिक को छोड़ दिया है। और जो पहले सख्ती बरती जाती थी कि मास्क नहीं लगा के लोग आ रहे हैं उनको पकड़ना, या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं उनके प्रति सख्ती बरतना, ऐसा पिछला बाड़ाबंदी के बाद में जो सरकार पिछले 8 दिन में चली है उसमें इस तरह की कोई सक्रियता सरकार की किसी भी जिले में कहीं नजर नहीं आ रही। और कम से कम जयपुर में तो शीर्ष स्तर पर ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा कि बहुत ज्यादा गंभीर सरकार हो गई। तो ये एक छावड़ा जी, चिंता का विषय है। देश में, हाँ लेकिन देश में जिस तरह यहाँ से के स्थानीय विपक्ष, अखबार भी इस मामले को उठा रहे हैं बार बार में, और वो गंभीरता दिखा रहे हैं कि कोरोना का विस्फोट हो रहा है, लेकिन सरकार की सजगता इसके प्रति नजर नहीं आ रही। अब एक सवाल है, जिस तरह देश में विपक्ष खामोश बैठा है और कोरोना के सवाल पर सरकार को जागरूक करने में अपना रोल नहीं निभा रहा है, क्या वही हाल राजस्थान में हो गया है कि विपक्ष यहाँ भी खामोश बैठा है और वसुंधरा जी को जो रोल निभाना चाहिए कोरोना को लेकर के देश को वो प्रदेश में आंदोलन करने का, सरकार को चेताने का, लोगों को संगठित करने का या लोगों को शिक्षित करने का, क्या वो ये काम निभा पा रही है? नहीं, यही हाल विपक्ष का भी है। भाजपा भी कोरोना के प्रति उसकी कोई सक्रियता, सजगता या जनता के प्रति वो जाके सावचेत करे, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी राजनीतिक उठापटक में और अपने राजनीतिक समीकरण में लगी हुई है। कोरोना के लिए उसकी कोई चिंता भाजपा की भी नजर नहीं आ रही। जितनी सरकार निष्क्रिय है उतनी भाजपा निष्क्रिय नजर आ रही है। इसको कोरोना के आप क्या मामले में समझते हैं? कोरोना के मामले में दोनों ही ने भगवान भरोसे छोड़ दिया जनता को, और जनता भी बिल्कुल बेफिक्र होकर के, और अब सब कुछ उन्होंने कोरोना के प्रति जो सजगता दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा रही है। हालांकि केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जयपुर में किसी जमाने में, आज से 2 महीने पहले की बात करें, जब हम 50 का फिगर आया था जयपुर में, जो 50 आ गए तो बड़े चिंतित हुए थे, तब 50 का फिगर आ गया। और जी, जो बाड़ाबंदी के बाद में जब फिगर बढ़ने लगा तो अब तो रोज 250, 240, 248, आज 251, तो मतलब अब तो 250, 200 का फिगर तो मामूली बात हो गई है। और लेकिन जनता उतनी बेपरवाह भी हो रही है, सरकार के साथ जनता भी बेपरवाह हो रही है। जनता ने भी सोच लिया जो होगा सो देखा जाएगा, जब बिल्कुल यही जिएंगे बात है। मरेंगे सब ईश्वर के ऊपर है, जैसा वो चाहेगा करेगा। अच्छा, आपके अस्पतालों की क्या स्थिति है? जैसे जयपुर के जो अस्पताल हैं
वो कोरोना से लड़ने के लिए वेंटिलेटर, मास्क, सैनिटाइजर, बिस्तर के साथ चाक चौबंद है या नहीं है? हाँ, वो सब चाक चौबंद है। वो हमारे यहाँ भगवान की कृपा से व्यवस्था पूरी है। अस्पताल में पूरे बेड अभी अवेलेबल है, वेंटिलेटर भी है, और टेस्टिंग भी सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो कहीं कमी नहीं है, पूरी सब कुछ है हमारे पास में। हाँ, एक बात जरूर है कि 2 मशीन हमको विदेश से मंगानी थी, जो करीबन 4 करोड़ रुपए की एक मशीन थी। वो 2 मशीन में से एक मशीन तो पिछले जुलाई में आ जानी चाहिए थी, जून में आ जानी चाहिए थी। एक मशीन जुलाई में आ जानी चाहिए थी, वो हमने ऑर्डर किया था। और एक आश्चर्य की बात है कि एक मशीन जो आ गई वो तो जोधपुर में चला गई, जिसमें रोज करीबन 4,500 सैंपल टेस्ट होते हैं। लेकिन जो दूसरी मशीन जो आनी थी जुलाई में, वो पटना डाइवर्ट कर दी गई। भारत सरकार अरे। ने उसको पटना डाइवर्ट कर दिया। वो कह रहे हैं हम्म। चुनाव के मद्देनजर हमारा हक छीन करके, ऑर्डर हमारा था, मशीन हमारे लिए आई, और भारत सरकार ने उसको पटना भेज दिया। अब हमारी मशीन जो आनी थी वो सितंबर में आएगी। तो जयपुर में जो मशीन कोरोना टेस्ट के लिए लगनी थी, जो फास्ट टेस्ट होने थे, वो हम इंतजार कर रहे थे कि अब हमारा जुलाई के बाद अगस्त में टेस्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन वो मशीन ही हमारी चलेगी। आपने शुरू में कहा कि काफी राजनीतिक परिवर्तन एक सप्ताह में हुए हैं और उनके बारे में बाद में बात करेंगे, तो उनके बारे में बात शुरू करें। हाँ, तो मैं जिस दिन हमने ये प्रसारण पिछले वीक को रोका था, उस दिन विधानसभा का सत्र चालू हुआ था। उसमें विश्वास प्रस्ताव रखा था अशोक गहलोत ने। और वो हम्म। जैसा मैंने कहा था, कुल 4 सदस्य पक्ष के, 4 सदस्य विपक्ष के, कुल 8 सदस्यों को बोलने का मौका दिया गया। उसमें हम्म। सचिन पायलट बीच में जबरन बोलने के लिए खड़े हो गए। उनका कहीं नंबर भी नहीं था। वसुंधरा जी उस बैठक में थी, लेकिन वो बोली नहीं। और अशोक गहलोत आखिरी में जरूर बोले, वो भी 30-35 मिनट के लिए। लेकिन 5 बजे विधानसभा का सत्र बिना वोटिंग के ध्वनि मत से विश्वास मत पारित हो गया। सवाल ये पूछा जा रहा है कि विपक्ष ने मत विभाजन की मांग क्यों नहीं की। इसमें एग्जैक्टली। एक बहुत दिलचस्प जो जानकारी है, बहुत से शायद लोगों को मालूम होगा जो अखबार पढ़ रहे हैं, कि उस दिन भाजपा के जो कुल सदस्य सदन में मौजूद, उसमें से 4 सदस्य बिना बताए 1 बजे एकाएक गायब हो गए। हम्म। और ऐसा कुछ जब बाराबंदी चल रही थी, तब अशोक गहलोत कैंप के कुछ बड़ बोले विधायकों ने ये कहा था कि अगर पूरे सदस्य उसको ला के दिखा दे, पूनिया जी या गुलाब सिंह राठौर, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तब हमने माना था कि ये खाली मजाकिया बात करते हैं। लेकिन जब उधर का पायलट खेमा भी आ गया और अशोक गहलोत के पास पूरे मत की पूरा बहुमत था, उसके बावजूद भी चार एक ही जाति, मीणा जाति के विधायक, एक ही इलाके के, जैसा मैं पहले भी कहा हूँ, गरीब तबके के लोग जो धन बल पर के आधार पर जिनका ईमान बदला जा सकता है, वो 4 सदस्य एकाएक गायब हो गए। और ऐसा मानना है कि उन सदस्यों का अनुपस्थिति देख करके ही भाजपा के जो गुलाब सिंह कटारिया विपक्ष के नेता या राजेंद्र राठौड़ है, उन्होंने मत विभाजन की मांग नहीं की और ओहो। ध्वनि मत से ही विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अब वो जो 4 सदस्य गायब हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की लेकर के, अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर के भाजपा आलाकमान, प्रदेश आलाकमान कार्रवाई कर रहा है, उनसे स्पष्टीकरण मांग रहा है। कल भी जयपुर में पहली बार वसुंधरा राजे, हालांकि पिछले एक हफ्ते से विधानसभा सत्र के बाद में 8 दिन से वसुंधरा राजे जयपुर में अपने घर पर मौजूद है। रोज विधायकों से मिलती हैं। दिन में 10 से 15 विधायक, दूसरे लोग, सब पूरा मतलब अपना शक्ति प्रदर्शन वो दिखा रही है पूरा, कि मेरे पास कितने लोग आ रहे हैं। कल पहली बार वो भाजपा मुख्यालय में आई थी। और ऐसा बताया जाता है कि भाजपा आलाकमान ने उनको निर्देश दिया था कि आप मुख्यालय में जाएं, एक साथ बैठें। और कल मेरा मेरा ऐसा मानना है कि पहली बार वो भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया से पहली बार आमने सामने हुई। अच्छा। और कल उनकी मौजूदगी में, और जो दूसरे पदाधिकारी थे, वी सतीश जो दिल्ली से आए थे, उनकी मौजूदगी में ये 4 सदस्य जो गायब हो गए, उनके गायब होने का कारण तलाशा जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो लोग शुरू से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि अशोक गहलोत को आखिरी समय पर वसुंधरा राजे चुपचाप मदद कर सकती हैं, तो जो 4 विधायक गायब हुए, कहते हैं वो वसुंधरा राजे कैंप के थे। और वो क्यों गायब हो गए, अच्छा। उसको लेके राजनीति अभी भी चल रही है। क्या रिजल्ट निकल के आएगा, अभी जांच जारी है। कल जब बैठक हुई सतीश पूनिया, अभी सतीश, गुलाब सिंह कटारिया, वसुंधरा राजे की मौजूदगी में, तब इस मामले पर चर्चा हुई थी।
अब उन विधायकों के स्पष्टीकरण से संतुष्ट हुए नहीं है, लेकिन मामला दिल्ली में भाजपा आलाकमान के पास जाएगा, क्योंकि 4 विधायकों का इस तरह से गायब होना काफी गंभीर है। यदि बाई चांस मत विभाजन हो जाता और जैसा पहले की स्थिति होती, तो अशोक गहलोत को तो बिना मांगे मोती मिल जाते। वो तो 4 विधायक, उनको पता ही चलता 4 विधायक इधर से अशोक गहलोत को देने से मिले। तो भाजपा में विश्वासघात हुआ, ये एक अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरा जो राजनीतिक डेवलपमेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि उस रोज जब सचिन पायलट जयपुर आए अपने पूरे बागी विधायकों के साथ में और अशोक गहलोत के साथ में मुख्यमंत्री निवास पर मिले, तब अविनाश पांडे, सुरजेवाला, अशोक माकन और दूसरे केसी वेणुगोपाल, उन लोगों ने हाथ खड़ा कर करके और बड़ा जोश शोर से दिखाया था कि जब हम एक हो गए हैं, हमने समझौता करवा दिया है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि उसके बाद से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। विधानसभा में सचिन पायलट आए जरूर, वो अपनी बात कह के चले गए, लेकिन आगे 2 दिन बैठकों में वो आए नहीं और घर पर अपने सिविल लाइन से अपने घर पर बैठ करके वो अपने पक्ष के लोगों से मिलते जुलते रहे। और उसके बाद में सचिन पायलट अपने इलाके में जहाँ से वो जीत के आ रहे टोक मालपुरा, वहाँ उन्होंने वो गए, उन्होंने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। कोरोना के डिस्टेंसिंग के फार्मूले के बावजूद हजारों आदमी इकट्ठे हुए, उनकी जय जयकार हुई। और अशोक गहलोत कैंप भी ये देखने में लग गया कि सचिन पायलट आज भी वही सब कर रहे हैं जो पहले वो अपनी ताकत दिखाने के लिए करते थे। उनके खेमे के दूसरे मंत्री रमेश मीणा, जो बिल्कुल उनके कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने भी इस तरह से शक्ति प्रदर्शन उस इलाके में किया जहाँ मीणा मत ज्यादा है, और अशोक सचिन पायलट ने वहां किया जहाँ गुजर मत ज्यादा है। तो अशोक सचिन पायलट ने और रमेश मीणा ने ये दिखा दिया इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए कि समूचे देश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जहाँ गुजर बहुल मतदाता है, वो सचिन पायलट के इस शक्ति प्रदर्शन से प्रभावित हुए हैं। इसी तरह से राजस्थान में जो मीणा के जो इलाके हैं, वहां पर रमेश मीणा ने जो प्रदर्शन किया, उससे ये एहसास हुआ कि आज भी मीणा के मतदाता हैं, उनके साथ जुड़े हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऊपर से तो सब कुछ हो गया, लेकिन अंदर से अभी कोई मन नहीं मिला। दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। अशोक गहलोत जयपुर में बैठ करके राजनीति कर रहे हैं, सचिन पायलट दिल्ली चले गए और 3 दिन में दिल्ली में ही केंद्रीय नेताओं से मिलते रहे, वहीं से राजनीति करते रहे। और आज भी वे अपनी जाजम अपने स्तर पर बिछाने में लग रहे हैं। इसी दौरान में एक और घटना हुई कि पीसीसी कार्यालय में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम रखा गया था। सचिन पायलट अध्यक्ष बन से हटने के बाद में पहली बार पीसीसी कार्यालय में गए थे, और जब सचिन पायलट पहुंच गए और ये पता लगा था कि अशोक गहलोत भी आने वाले हैं, लेकिन जब उनको पता लगा कि सचिन पायलट पहुंचे हैं, तो अशोक गहलोत उस कार्यक्रम में आए ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि खाली ये ऊपर का कांग्रेस आला कमान ने दबाव देकर या जैसे भी कर करके उनका ऊपर से हाथ मिला दिया हो, लेकिन अंदर से वो अभी भी एक दूसरे की तलवार खींची हुई। और जो 3 आदमियों की कमेटी बनी थी, जिसमें अपना अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन, तीनों की कमेटी बनाई थी। 9 दिन में पहली बार इस कमेटी ने कल औपचारिक रूप से दिल्ली में बैठक की। वह भी जब केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस की जो बैठक हुई, तो इसमें जिस तरह से कांग्रेस में धड़ेबंदी नजर आई, उससे उनको लगा कि राजस्थान को अब इस तरह से छोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए कल उन्होंने पहली बार 3 आदमियों की कमेटी की मीटिंग हुई। और जो अजय माकन है, जो प्रभारी सचिव है, अविनाश पांडे की जगह जो बनाए गए हैं, वो अब बीतवार को जयपुर आ रहे हैं। वो 2 दिन जयपुर में रहेंगे और उसके बाद में जयपुर में वो सारे विधायकों से बात करेंगे। हालांकि वो 30 दिन की बाड़ेबंदी में भी जयपुर में ही थे और सारे विधायकों से वो फेरोमाउंट में या जैसलमेर में बातचीत करते रहे, फिर भी वो यहाँ आकर के एक बार फिर से विधायकों से बात करना चाहते हैं, उनका मन लेना चाहते हैं। उसके बाद में फिर संगठन में और मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। लेकिन मंत्रिमंडल में और संगठन में फेरबदल को लेकर के दोनों खेमे अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। सचिन पायलट आज भी करें मेरे इतने मंत्री बनने चाहिए, इतने राज्य मंत्री बनने चाहिए, संगठन में मेरे को ये पद मिलना चाहिए। तो जो कांग्रेस आलाकमान की 3 सदस्यों की कमेटी, उसके लिए अभी कोई आसान नहीं है रहा। ये खाली ऊपर से एक दफे लिपापोती हो गई है, अंदर का तूफान यथावत बरकरार। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा अगले 1-2 महीने में?
परिणाम बहुत अनिश्चय की स्थिति हो रही है। अभी भी जब समझौता हो गया और जब सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया, उसके बाद में सोचा जा रहा था कि सरकार का ध्यान अब प्रशासन का राजकाज पर होगा, लेकिन सचिन पायलट के ये तेवर देखते हुए और जो समझौता खाली औपचारिक हुआ, अंदर अभी भी उतना ही उबाल है, उसको देख के सरकार वापस निष्क्रिय हो गई है। वो वापस अपना राजनीतिक गणित पर लग गई है। राजकाज फिर अधूरा पड़ गया है, राजकाज को फिर प्राथमिकता मिलना बंद हो गई है। कुल मिलाकर यदि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में इसी तरह से ये तनातनी बनी रही, तो फिर यहाँ अशोक गहलोत के लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल होगा और उसका सीधा खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ेगा। इस सारे झंझट का पिछले 4 महीने, 3 महीने 4 महीने से जो चल रहा है और अभी भी जिस स्थिति की का वर्णन आप कर रहे हैं, इसका असर ब्यूरोक्रेसी पे कितना पड़ रहा है, राज्य की नौकरशाही आपके सचिवालय के ऊपर, जहां से सचमुच प्रशासन चलता है। देखिए, मैं एक घटना तो मैंने बताई थी कि इस जो संकट चल रहा था उसी दरमियान में हमारे मुख्य सचिव डीवी गुप्ता को एक शाम हटा दिया गया था। उससे समूची ब्यूरोक्रेसी हिल गई थी और तब अशोक गहलोत ने ये कहा था कि मेरी मजबूरी है, मेरे पर भाजपा कांग्रेस आला कमान का दबाव था, इसलिए मेरे को आपको हटाना पड़ा। उसके बाद में जो तत्कालीन एसीएस ग्रह थे उनको मुख्य सचिव बनाया गया और जो मेडिकल हम्म। का काम देख रहे थे पिछले 4 महीने से रोहित कुमार सिंह, उन्हें गृह हम्म। सचिव बनाया गया, एसीएस ग्रह। और एक हम्म। आश्चर्यजनक घटना ये हुई कि 3 दिन पहले, सिर्फ 45 दिन में एसीएस ग्रह रोहित कुमार सिंह को अचानक शाम को हटा दिया गया। और जितना भूचाल, जितना जलजला डीवी गुप्ता को हटाने से हुआ था, उतना ही जलजला रोहित कुमार सिंह को हटाने से पूरी ब्यूरोक्रेसी हिल गई। क्योंकि जो रोहित कुमार सिंह, हम्म। जिन्होंने 4 महीने तक कोरोना की लड़ाई में बहुत शानदार काम किया, अशोक गहलोत उनकी बार बार थप्पा रहे थे और उनको पुरस्कार स्वरूप एसीएस ग्रह का उच्च पद दिया था, मेडिकल से उठा करके प्रमोट करके एसीएस ग्रह बनाया गया था, उनको हटाया गया। अब मैं असली बात इतनी रामायण के बाद जो कहने जा रहा हूँ वो ये है कि अशोक गहलोत को किसी ने ये जानकारी दे दी कि रोहित कुमार सिंह चुपचाप सारी फोन टेपिंग की सारी खबरें ले जा करके या तो गजेंद्र सिंह शेखावत को या सचिन पायलट को दे रहे थे। जब अशोक गहलोत को ये मालूम चला तो अचानक उन्होंने रोहित कुमार सिंह को हटा करके हाशिए के पोस्ट पर लगा दिया। रोहित कुमार सिंह आज की तारीख में कोरोना संकट से जूझने के बाद इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए या उनका महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया था, और जब उनको एसीएस ग्रह बनाया गया तो उनको मतलब काफ़ी जंप दिया गया था। और जब उनको अचानक इस तरह से हटाया गया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अंदर की खींचतान है, जो अंदर जो आग आग जल रही है, उस आग की लपटें अभी भी बाहर आ रही है। उसमें उस लपट का शिकार रोहित कुमार सिंह भी हैं। तो ब्यूरोक्रेसी पूरी हिली हुई है इस टाइम पर। अभी भी जो लोग सोच रहे थे कि सचिन पायलट खत्म हो गए हैं और सचिन पायलट के साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो लोग हिल गए थे कि अब सचिन पायलट नहीं है, अब हमारा क्या होगा। सचिन पायलट खेमे के साथ जुड़े हुए अफसर आज वापस अब उठ खड़े हुए हैं और वही धराबंदी ब्यूरोक्रेसी में भी हो रही। और क्योंकि जब राजा मुख्यमंत्री खुद ही जब इधर ध्यान नहीं है उनका, तो फिर ब्यूरोक्रेसी तो बैठी आराम से। एक बात और है कि जो नए मुख्य सचिव बनाए गए राजीव स्वरूप, वो 2 महीने बाद रिटायर हो रहे हैं। तो मुख्य सचिव का भी वो ऑरा या वो जो उसकी गंभीरता होनी चाहिए, जो दबदबा होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में पता है कि ये मुख्य सचिव तो अब रिटायर होने वाले हैं। नहीं मुख्यमंत्री होता को है, नहीं ब्यूरोक्रेसी होता है, का ध्यान बिल्कुल। देने का टाइम नहीं है। इसलिए पूरी सरकार जिलों में भी, सचिवालय में भी ठप पड़ी। छावला जी, एक सवाल बार आता है जो मैं आखिरी सवाल के रूप में आपसे पूछ रहा हूँ, और मेरा ये अनुरोध है कि इसका साफ जवाब दीजिएगा। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे में कौन कान का कच्चा है, या कौन सोच समझ के फैसले लेता है? पूरी सूचनाएं जमा करके, उनका विश्लेषण करके, दोनों में से कौन फैसले लेता है? और पहला जो सवाल मैंने पूछा कि दोनों में कौन कान का कच्चा है, कौन भड़कावे में जल्दी आता है, या या जो फीड की जाती हैं इंफॉर्मेशन, उनसे कौन प्रभावित हो जाता है? वैसे तो इस मामले में दोनों ही बराबर है। जब वसुंधरा राजे सरकार में थी तो कुछ लोग
जो उनकी कोठरी थी, जो लोग उनको घेर के रखे थे, उनकी बात वो सच्ची झूठी मान के चलती थी, और बाकी लोगों को वो इसी तरह से डांटना डपटना या उनके साथ ऐसा व्यवहार करना वैसा ही चल रहा था। अशोक गहलोत अब तक जो उनकी इमेज थी इस संकट से पहले, पिछले कार्यकाल के दौरान, कि बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत गांधीवादी हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं, वो पिछले इस संकट के दौरान 1 सवा महीने में अशोक गहलोत का व्यवहार, उनका आचरण और उनकी जो इमेज थी वो टर्निश हुई। अब अशोक गहलोत भी ऐसा लगता है कि शायद काम के कच्चे हैं, या पता नहीं वो जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, या वो जो डिसीजन ले रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। जब उन्होंने ये कह दिया सचिन पायलट को कि ये निकम्मा है, नकारा है, विश्वासघाती है, चॉकलेटी बॉय, उस सचिन पायलट के लिए अजय माकन ने 3 दिन पहले एक टीवी चैनल को लंबा इंटरव्यू दिया था। उस टीवी चैनल के इंटरव्यू में अजय माकन ने कहा कि सचिन पायलट हमारे लिए एसेट है। जिस तरह अशोक गहलोत जरूरी है, उस तरह से सचिन पायलट भी राजस्थान में जरूरी है। और उस पूरे इंटरव्यू में जितनी बार उन्होंने अशोक गहलोत का नाम लिया, अशोक गहलोत की प्रशंसा की, उतनी ही बार उन्होंने सचिन पायलट की भी प्रशंसा की। मतलब सचिन पायलट को भी बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। तो सवाल ये है कि जब सचिन, जो अशोक गहलोत की आप बात करें, जो अशोक गहलोत से ये तब उम्मीद की गई थी कि वो इस तरह के भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या राजभवन को घेर लिया जाएगा तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, या ये कहना है कि अमित शाह के और उनके मोदी के खून मुंह लग गए सरकारी गिराना का, इस तरह की जो भाषा या जो थोड़ी स्तरहीन भाषा का इस्तेमाल किया, वो अशोक गहलोत वो नहीं थे। तो अशोक गहलोत हो सकता है कि जो आप कान के कच्चे की बात कर रहे हैं, तो वो हो सकता है तात्कालिक सूचनाओं को लेकर के तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं, और फिर वो कार्रवाई उनके विरोध में पड़ रही है। जो एसओजी का जो डिसीजन लिया, फोन टेपिंग का जो काम किया, वो भी उनको भारी पड़ गया। तो वो निर्णय भी किसके कहने से उन्होंने किया, या कौन सलाहकार थे जिन्होंने फोन टेपिंग की बात की। और फोन टैपिंग को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अविनाश पांडे से, सुरजेवाला से ओपन करवाया। उन्होंने कहा कि ये फोन टैपिंग हमारे पास आई है। तो उसमें अविनाश पांडे और सुरजेवाला की भी कांग्रेस आला कमान के स्तर पर फर्जियत हुई है। वो फिर उनको वो एसओजी का पूरा मामला वापस लेना पड़ा। तो आप जो पूछ रहे थे कि अशोक गहलोत की जो कान का कच्चा होने की बात है, तो ये इस बात से यहाँ इसका उदाहरण है कि वो किसके कहने से ये सब कर रहे हैं। जो अशोक गहलोत अब तक जो उनकी इमेज थी कि वो बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत सोच समझ के और बहुत ही विवाद रहित निर्णय लेते हैं, वो पिछले 1.5 महीने में उन्होंने 1 दर्जन इस तरह की कान के कच्चे वाली बात की। तो ये स्थिति अगर दोनों की आप बराबर बता रहे हैं, इसका मतलब है कि राजस्थान के राजनीतिक नेतृत्व को या तो नए सिरे से सोचने की जरूरत है, या हाईकमान को सोचने की जरूरत है कि कम से कम अपने अपने लीडर को समझाएं कि जो अगर फैसला लोगों के बहकावे में या गलत सूचनाओं के आधार पे होगा, लोगों का भला कहाँ से होगा। पर क्या दोनों का हाईकमान इसको एक्सेप्ट कर रहा है जो आपने कहा? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस संकट के बाद में दोनों ही आला कमान एक्टिव हुआ है। दोनों आला कमान ने अपनी जो दखल दिया है। भाजपा आला कमान ने भी, जो वसुंधरा राजे अलग थलग बैठी हुई थी, उनको सक्रिय किया है। और बताया जा रहा है कि कल भाजपा आला कमान के निर्देश के बाद ही वसुंधरा राजे भाजपा मुख्यालय के इस मीटिंग में आई है। और अब वो सक्रिय रूप से सबके साथ मिल बैठ के बात करी। जो सतीश पूनिया उनके बिल्कुल जानी दुश्मन थे या राजनीतिक दुश्मन थे, उनके साथ में कल उन्होंने आमने सामने बैठ के बातचीत की। यही बात अशोक गहलोत पर लागू हुई है। अशोक गहलोत जब सचिन पायलट को बिल्कुल तैयार नहीं थे, उनको अब जो उनके 19 आदमी थे उनको वापस देने को तैयार नहीं थे, और पिछले 1 महीने तक वो इनके खिलाफ बोलते रहे। लेकिन जब कांग्रेस आला कमान प्रियंका गांधी या राहुल गांधी सक्रिय हुए, तब उन्होंने अपनी टोन बदली, और उन्होंने कहा कि सुबह का भोला शाम को घर आ जाता है तो हम उनको स्वीकार कर लेंगे। और उनको स्वीकार करना पड़ा, चाहे बेमन से स्वीकार करना पड़ा हो। और आज भी वो उनको मन से स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि विधानसभा में जिस तरह सचिन पायलट को सीट अलॉट की गई, और उनके जो साथी विधायक थे उनको जिस तरह से सीट अलॉट की गई, उससे पता लग गया कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो अब अगर ये भेदभाव अभी भी बरकरार है, तो फिर मुश्किल है, कैसे चलेगा। लेकिन ये बात सही है कि अजय माकन जो आए हैं, ये बिल्कुल निष्पक्ष बताए जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जब भी अशोक गहलोत की उन्होंने बात की, साथ में सचिन पायलट को जिन्होंने जरूरी बताया राजस्थान के लिए,
और अब जब ये तीनों आदमियों की कमेटी बन रही है तो हो सकता है कि जो देश में कांग्रेस की स्थिति है उसको मद्देनजर राजस्थान को में भी अब गंभीरता से लिया जाए। लेकिन ये बात जरूरी है कि सचिन पायलट को साथ रख करके ही चलना पड़ेगा सदन। जिस तरह से कोरोना की महामारी देश की एक जरूरी अंग हो गया, उसके साथ हमको जीना पड़ रहा है, उसी तरह से अशोक गहलोत को जाने अनजाने में, नहीं चाहते हुए भी, बेमन से भी सचिन पायलट को स्वीकार करना पड़ेगा, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये कांग्रेस आला कमान का वीटो है एक तरफ। छाबड़ा जी, अगले हफ्ते आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अगले हफ्ते मिलते हैं और दर्शकों को बताते हैं कि आपने देखा कि हम जब राज्यों की रायता वाले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपने मेहमान से बात करते हैं तो आपको वो सारी जानकारियां मिलती हैं जो जानकारियां आमतौर पर टेलीविजन चैनल आपको देने में हिचकते हैं। और इस तरह के सवाल और इस तरह के साफ जवाब जो छाबड़ा जी देते हैं वही इस कार्यक्रम की खूबसूरती है और शायद वही आपको अच्छा लगता है, इसीलिए आप हमसे जुड़े हुए हैं। एक आपको विषय बहुत में बहुत धन्यवाद। एक जी विषय बाकी रह गया जिसको भी बताना जरूरी है, वो है जी बसपा जी विधायकों जी। का। हम्म। बसपा विधायकों के मामले में जो अपील सुप्रीम कोर्ट में करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है तो हमारे यहाँ इसका कोई अब औचित्य नहीं। और हाई कोर्ट के जज साहब ने ये कहा, इस मामले में बसपा विधायकों के, कांग्रेस के विधेयक के मामले में स्पीकर महोदय खुद निर्णय लें, लेकिन 3 महीने में वो निर्णय ले लें। अभी उन्होंने जो निर्णय लिया था बसपा विधायकों को जो कांग्रेस के साथ जोड़ा था, वो प्रशासनिक निर्णय था और वो खाली विधानसभा में उनको बैठने की प्रक्रिया के आधार पर निर्णय था। असली विलय का कोई निर्णय उन्होंने नहीं लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि 3 महीने में अध्यक्ष स्पीकर अपना निर्णय ले, उसके बाद में यदि दोनों पक्ष जब समझते हैं तब हमारे पास आ सकते हैं। इसलिए एक बार तो 3 महीने के लिए बसपा का मामला वापस स्पीकर सीपी जोशी के ताले में आ गया। तो क्या लगता है सीपी जोशी इस विलय को कांग्रेस में मंजूरी दे देंगे? नहीं, अब जब इतना पूरा, क्योंकि इतना तर्क वितर्क हुआ, इतने कानूनी पेश आए, बड़े बड़े वकील इसमें अपनी राय देने हैं, तो अब खाली सीपी जोशी अपनी सूझ से या अपनी बुद्धि से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको अब सारा जो इतना सारा रायता फैल गया है, कानूनी रायता, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के लंदन से और बाहर से आके तो वकालत करें, तो वो सबको ध्यान में रख करके निर्णय लेना पड़ेगा। और अब जो भी निर्णय होगा वो मेरिट के आधार पर होगा, खाली वो पार्टी के आधार पर, या क्योंकि वो कांग्रेस के स्पीकर है इसलिए कांग्रेस के पक्ष में निर्णय दे देंगे, ऐसा संभव नहीं होगा। क्योंकि वो जो निर्णय देंगे उसकी अब देशव्यापी आवाज होगी, सारा पूरा देश की निगाह उन पर निर्णय पड़ेगा। तो हम फिर अब इस प्रोग्राम को समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहते हैं और आज ही के दिन अगले हफ्ते हम फिर 2 बजे राजस्थान के बारे में छाबड़ा जी से जानकारी लेंगे और बहुत सारी उन बातों को जानेंगे जो इस बीच में घटी हैं, उनका क्या परिणाम हुआ। और खासकर राजन छाबड़ा जी ने इम्पोर्टेंट बात कही ब्यूरोक्रेसी के बारे में कि राजस्थान में एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी हिली है, इसका मतलब पूरा प्रशासन हिला हुआ है और जिस तेजी से उसे काम करना चाहिए उस कुशलता और तेजी के साथ वो काम नहीं कर रहा है। अगले हफ्ते इसका जायजा लेंगे, लेखा जोखा लेंगे। छाबड़ा जी, तब तक आपसे विदा लेते हैं और दर्शकों आपसे भी प्रोग्राम को समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।